स्टूडेंट्स, हम लोग रीड कर रहे थे लेसन नंबर 3, द रूलिंग कंट्री साइड, कि इंडिया ब्रिटिश ने कैसे अपना रूलिंग एरिया बढ़ाया इंडिया के अंदर। और उसमें हम लोग इंडिगो की बात चल रही थी। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि ब्रिटिश जब इंडिया की तरफ मुड़ा और जब इंडिया के अंदर उन्होंने इंडिगो की खेती को बढ़ाने के बारे में विचार करना स्टार्ट कर दिया, वो डिमांड बहुत बढ़ गई थी ब्रिटिश मार्केट के अंदर इंडिगो की। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. अब 18th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड थी, लास्ट के जो 10 साल थे, उसके अंदर बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिगो कल्टीवेशन हुई, बहुत ज़्यादा खेती हुई इंडिगो की। और बंगाल से निकला हुआ इंडिगो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना गया, डोमिनेट किया मार्केट के अंदर। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में टोटल जो इंडिगो नील ब्रिटेन भेजा जाता था, उसमें से 30% ओनली इंडिया से जाता था। बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%, और 1810 तक 95%, 95% इंडिगो भारत से जाने लगा ब्रिटेन में। इतनी ज़्यादा उन्होंने ज़बरदस्ती खेती करवाते थे नील की बात में। तो एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ा, द कमर्शियल एजेंट्स एंड द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स थे या एजेंट्स थे, वो इंडिगो के ऊपर ही पूरा इन्वेस्टमेंट करने लगे, खर्चा करने लगे। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी छोड़कर इंडिगो के बिजनेस पे अपना काम करना शुरू कर दिया। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे स्कॉटलैंड के जैसे कुछ लोग, इंग्लिशमैन कुछ लोग भारत में आए एक प्लांटर के रूप में, पौधों के जानकार के रूप में। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. और ऐसे लोग जिन लोगों के पास पैसा नहीं था इंडिगो उगाने के लिए, उनको बड़े इजीली कंपनी लोन भी दे रही थी, कंपनी के जो बैंक्स थे वो लोन दे रहे थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देर वर कैसे उगाया जाता था कल्टिवेटेड? देर वर टू मेन सिस्टम इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड रियोटी। एक तो निज सिस्टम था, एक रियोटी सिस्टम था। दोनों में क्या फ़र्क था देखते हैं। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन में क्या होता था? द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, कि जो ज़मीन किसान के हाथ में होती थी डायरेक्ट, वहाँ पर ये उगाया जाता था। ही नाइदर ब्रॉड द लैंड और रेंटेड इन फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। और वो किसी ज़मींदार से ठेके पे या किराए पे ज़मीन नहीं ले सकता था, और किसानों के ज़रिए, मतलब मज़दूरों के ज़रिए वहाँ पे काम नहीं कर सकता था, यानी कि वो अपनी ज़मीन पे खुद कल्टीवेशन करता था। द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, अभी निज कल्टीवेशन में दिक्कत कहाँ थी? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द निज कल्टीवेशन। अब इसमें वो, ठीक है, अब खुद की जितनी ज़मीन उतने पे तो बो ही रहे हैं, लेकिन इसमें वो कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ा नहीं सकते थे। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली अ फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। वो और इंडिगो जो ही वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ ज़मीन पे बोई जा सकती थी, और ये जो एरियाज थे पहले से पॉपुलेटेड थे। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। छोटे छोटे प्लॉट्स के रूप में छोटे छोटे टुकड़े थे ज़मीनों के जहाँ पर ये काम होता था। प्लांटर्स नीडेड लार्जर एरिया इन इम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑफ कल्टीवेशन इंडिगो इन द प्लांटेशंस। और प्लांटर्स को बड़ा एरिया चाहिए था, ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी प्लांट करने के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फॉर्म्स? अब उनको इतनी बड़ी ज़मीनें कहाँ से मिलती? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इवेक्ट द पीसेंट्स फ्रॉम द एरिया, बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। उन्होंने क्या किया कि लीज पे, ठेके पे ज़मीन लेना स्टार्ट करने की कोशिश की, और कुछ मज़दूरों को, गरीब जो वहाँ के जो लोग थे गांव के, उनको वहाँ पर लगाने की कोशिश। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी, टेंशन थी। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज। एक तो क्या कि इतनी लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल, क्योंकि छोटे छोटे ज़्यादा दूर दूर टुकड़े हैं किसी के। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। और ज़्यादा प्लांटेशन होगी तो ज़्यादा लोग चाहिएंगे। एंड द लेबर वॉज नीडेड pricely at the time when peasants were usually busy with their rice cultivation। और इसका जो काम होता था वो भी उस वक्त जब मज़दूर चाहिए होते थे, तो लोग अपने अपने चावल की खेती में लगे होते थे, तो मज़दूर नहीं मिलते थे इजीली।
ये भी एक दिक्कत थी। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉज एंड बुलक्स, और इसके अलावा बहुत सारे हल, बैल यानी रिसोर्सेज चाहिए थे। सॉरी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉज। 1 बीघा में अगर आप खेती करना चाहते हो इंडिगो की तो 2 हल चाहिए। दिस मेंट दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीड 2000 प्लॉज। इसका मतलब अगर जो 1000 बीघा में खेती कर रहा है उसे लगभग 2000 हल चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉज वाज अ बिग प्रॉब्लम। और फिर उसके बाद क्या है कि प्लॉज खरीदने, फिर उनको मेंटेन करना, मेंटेनेंस में उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉट कुड सप्लाई बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीसेंट सिंस देयर प्लॉज एंड ब्लॉक्स वर बिजी ऑन द राइस फील्ड्स अगेन exactly at the time that indigo planters needed them। और ना वो किसी से ले पाते थे, क्योंकि जिस वक्त इडिगो के लिए मजदूर या हल चाहिए थे उसी वक्त उधर जो प्लॉज होते थे, जो बैल और जो हल होते थे, वो राइस की खेती में बिजी होते थे। तो बड़ी समस्या थी। टिल द लेट 19th century, 19वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट में, प्लांटर्स वर देयरफॉर reluctant टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो बुरी तरह से उनको ये हो गया भी ज़मीन तो वो बढ़ाएंगे किसी भी तरह कल्टीवेशन की। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर द सिस्टम, द रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ द कल्टीवेशन, द रॉयल्टी सिस्टम। अब इन्होंने क्या कर दिया, द लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो, कि जिस ज़मीन पर इंडिगो हो रहा है उसका 25% से जो कम का जो एरिया होएगा वॉज अंडर दिस, उसको निज सिस्टम में दे दिया, और जो ऊपर का जो सिस्टम था उसको रॉयल्टी सिस्टम बना दिया। अब रियोटी क्या था, द लैंड इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट अंडर द रियोटी सिस्टम। लैंड मतलब डायरेक्ट किसानों की खेती, किसानों के अंडर में जो होता था, किसानों की ज़मीन पे। द अंडर द रियोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, सट्टा या कह लो जिसको, कि जो प्लांटर्स होते थे, जो बाहर से आए हुए प्लांटर्स थे, वो किसानों के साथ, रियोट्स होते थे किसान, किसानों के साथ डायरेक्ट उनको एग्रीमेंट करने के लिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनको मजबूर करते थे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रॉयट्स। और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो लोग गांव के सरपंच को, या जो हेडमैन होता था, उसको फोर्स करते थे भी किसानों की तरफ से आप साइन कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। Those who signed the contract got cash advances from the planters at the low rates of the interest to produce indigo। और जिन लोगों ने ज़मीनों पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया उन लोगों को कम रेट में पैसा उन्होंने उनको दे दिया कि भी आप इंडिगो प्रोड्यूस करो। बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन लोन उस कंडीशन में मिलता था जब वो अपनी ज़मीन का 25% हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा कम से कम वो कल्टीवेशन करे इंडिगो की, तब। द लोन प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed need and look after the crop। अब प्लांटर उनको सिर्फ बीज देते थे और ड्रिल वगैरह देते थे, और बाकी का काम उनको किसानों को करना, जैसे उसको बीज बोना हो गया, मिट्टी खेत तैयार करना, पानी वगैरह लगाना, देखभाल करना फसल की, वो सारा काम किसान का होता था। हाउ द इंडिगो प्रोड्यूस्ड, इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होती थी। द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज ऑन्ड बाय द प्लांटर्स। अब जो इंडिगो जो गांव वाले होते थे वो एक्चुअली फैक्ट्रीज़ के आसपास के एरिया में ही ज़्यादा होता था। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वेट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। अब ये वेट क्या होता है, एक स्टोरेज वेसल कह लीजिए कि एक एरिया जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता था। तो काटने के बाद इंडिगो के पौधे को वेट में डाल दिया जाता था। 3 और 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। 3 से 4 वेट जो थे वो डाई के लिए बनाए जाते थे। ईच वेट हैड अ सेपरेट फंक्शन, हर वेट का अपना एक अलग काम होता था। द लीव स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वेट नॉन एज द फर्मेंटिंग और स्ट्रीपर वेट। सबसे पहले जो पत्तियां होती थी इंडिगो प्लांट की, उसको गर्म पानी में उबाला जाता था एक वेट में, यानी एक खाने में कह लीजिए, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उबलती थी। व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल, जब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता कि उसमें से बुलबुले निकलने लगते थे गर्म होकर। नाउ द rotten leaves were taken out and liquid drained into the another vat that was placed just below the first vat।
जो उसके बाद पत्तियों को वहाँ से निकाल देते थे, जो लिक्विड था, जो पानी होता था, उसको दूसरे वेट में डाल देते थे, उसके बिल्कुल साथ में होता था, दूसरे खाने में कह लीजिए। द सेकेंड वेट नॉन एज द बीटर वेट, इसे बीटर वेट भी बोला जाता था। सॉल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्टायर्ड एंड बीटन विद पेडल्स। अब यहाँ पर इसको बार हिलाया जाता था पानी को काफ़ी देर तक, यानी उसको घोलते थे, यूँ कह लीजिए। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन एंड देन ब्लू, जब शुरुआत में तो ये लिक्विड ग्रीन कलर का धीरे धीरे ब्लू में चेंज हो जाता था, लाइम वाटर वाज एडेड इन द वेट, उसमें लाइम वाटर डालते थे। तो ग्रेजुअली द indigo separated out in flakes, a muddy sediment settled at the bottom of the vat and the clean liquid rose out of the surface। उसमें से लाइन वाटर डालने से क्या हो जाता था कि जो कचरा होता था, गंदगी होती थी, वो नीचे बैठ जाती थी, बिल्कुल प्योर साफ लिक्विड था वो ऊपर आ जाता था। The liquid was drained off and the sediment and the indigo pulp transferred to the another vat known as the settling vat and then pressed and dried for sale। उसके बाद वो ऊपर का लिक्विड अलग निकाल देते थे, नीचे के उसको दूसरे वेट में डालकर, जो कचरा बचता था उसको दूसरे वेट में डालकर उसको सुखा लिया जाता था बेचने के लिए। हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन की लास्ट स्टेज नज़र आ रही होगी। वर्कर स्टैंपिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प दैट हैज़ बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड, कि वो जो मज़दूर हैं वो उसको स्टैंपिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने मोहरें लगा रहे हैं अपनी अपनी कंपनी की। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स फॉर ड्राइंग, और उसके बाद आप देख रहे होगे वो उठा के लेके जा रहा है डाई करने के लिए, जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the riot। और जब फसल जो है वो प्लांटर को मिल जाती थी, फिर वो एक नया लोन दे देता था रॉयट को अगली फसल के लिए, एंड द साइकिल वॉज स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, यानी हर फसल पे उसको नया लोन मिल जाता था, ये काम चलता रहता था। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was। तो शुरुआत में जिनको ये लोन अच्छा लगता था, बाद में धीरे धीरे उन किसानों को पता चला कि तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। Price they got for the indigo they produced were very low and the cycle of the loans never ended। उन्हें बाद में ये पता चला कि जो पैसा उनको देते थे वो लोग इंडिगो के बदले बहुत कम था, और ये जो लोन है ये तो कभी ख़त्म होता ही नहीं था, आगे से आगे चलता रहता था। देर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी इसमें अंदर। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट द इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीसेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। कि प्लांटर्स ये चाहते थे कि जो इंडिगो की फसल है वो सबसे बढ़िया वाली खेत में बोई जाए, जहाँ पे अक्सर वो लोग चावल उगाते थे। तो इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट्स एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। और इंडिगो की प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो जड़ें थी बहुत गहरी जाती थी, तो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते थे फसल ज़मीन के वो सोख लेती है। तो कहते हैं एक बार जहाँ पर इंडिगो उगा ली जाए जिस खेत में, वहाँ पर दोबारा चावल नहीं उगाए जा सकते। तो ये दिक्कत थी भी, दोबारा चावल की खेती से किसान हाथ धो बैठता था। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, अब नील की खेती के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जो रिबेल हुआ, और उसके बाद की कहानी। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ द रेड्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। मार्च 1859 के अंदर हज़ारों किसानों ने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे ये क्रांति फैली, रेड्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद द स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। किसानों ने क्या किया कि प्लांटर्स के फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया, इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर, तलवारों से, भाले, उनके हाथ में तीर वगैरह और इन सब चीज़ों से। वुमेन टर्न्ड अप द फाइट विद पॉट्स, पैंस एंड किचन इम्प्लीमेंट्स, और औरतें भी अपने हाथों में ऐसे मटके और शटके और जो भी उनको किचन के जो सामान, जो भी उनको हथियार लगता था वो लेके लड़ पड़ी लोगों के साथ। Those who worked for the planters were socially boycotted and the Gomasthas, agent of the planters who came to collect rent, were beaten up। अब जो लोग प्लांटर्स का साथ देता था उनको बायकॉट कर देते थे, यानी उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता था। और जो गोमस्थस, जो कि एजेंट होता था प्लांटर्स का, जो इनसे पैसे लेने आता था या रेंट कलेक्ट करने आता था, उसको भी, उन लोगों को उन्होंने बुरी तरह से मारपीट की उसके साथ, किसानों ने, यही मार के भगा दिया उनको। राइट्स वर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू शो द एडिगो नॉर बी विल्ड बाय द प्लांटर्स लैथियल्स एंड द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। अब रॉयट्स ने ये फैसला कर लिया कि भी अब वो और ज़्यादा एडवांस भी नहीं पकड़ेंगे, और जो लाठियल्स होते हैं,
जो यानी कि प्लांटर्स ने जो बॉडीगार्ड्स रखे होते हैं लाठी चलाने वाले लोग, उनसे भी वो लोग अब उनके भी सीधा खड़े हो जाते थे भी खिलाफ कि भी आ जाओ, आज देखी जाएगी। वाई दो इडिगो पेशेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब इडिगो के बोने वाले किसानों ने क्यों फैसला किया कि वो ज़्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। वट गेव देम द पावर टू रिबेल, आखिर उनमें इतनी पावर कैसे आएगी वो क्रांति कर दे। क्लियरली द इडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ओप्रेसिव। इडिगो सिस्टम जो था वो टोटली बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बट दोज हु वर अप्रेस्ड टू डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन द रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। लेकिन जो लोग इसको समझ रहे थे वो कभी भी कोई बड़ा रिबेल नहीं कर पाए, बस ठीक है कुछ कुछ बीच बीच में कुछ आवाज़ें उठाई। In 1859, the Idigo raids felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में रेड्स को महसूस हुआ कि भी उनको ज़मींदार्स की और गांव के हेडमैन्स की ज़रूरत चाहिए कि अगर वो इनका सपोर्ट कर दें रिबेलियन के अंदर तो कुछ हो सकता है। In many villages, headmen who had been forced to sign Idigo contracts mobilized the Idigo peasants and fought pitched battles with the लाठियल्स। और बहुत सारे ऐसे जो हेडमैन थे जिन्होंने साइन कर दिया था उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लाठियल्स से शायद लड़ना भी पड़ा, पूरा एक तरह का युद्ध ही हुआ उनका। In other places, even the zamindars went around the villages urging the rights to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing powers of the planters and angry to being forced by the planters to give them land on long lease. और कई जगहों पर क्या होता था कि ज़मींदार लोग भी तो परेशान थे इन प्लांटर्स से, क्योंकि जो ज़मीन ज़मींदार के हाथ आनी होती थी वो प्लांटर्स के हाथ में चली जाती थी। वो लोग भी कई जगहों पर गांव में गए और लोगों ने रॉयट्स का साथ देने की कोशिश की। द एडिगो पीसेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब एडिगो पीसेंट्स को लगता था कि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका साथ देगी प्लांटर्स के साथ लड़ने में। After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of the another popular rebel. 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखती थी कि दूसरा कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं होना चाहिए। When the news spread in the simmering revolt in the Indigo districts, the lieutenant governor toured the region in the winter in 1859। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि भी दोबारा फिर से एक रेबल, एक रिवॉल्ट, एक क्रांति उठ रही है, तो उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो उस एरिया में आए जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था सर्दी के वक्त में 1859 में। द रेड्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। और रेड्स को ये लगा कि भी जो गवर्नमेंट का ऑफिसर यहाँ पर आया है तो वो हमारी मदद के लिए आया है। व्हेन Barasat, the magistrate Ashley Aden, issued a notice stating that the reds would not be compelled to accept Indigo contracts. Word went around the Queen Victoria had declared the Indigo need not be sown। और उसी वक्त वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे एशली एडल, उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि भाई किसी भी किसान को रेड्स को कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो अपनी मर्जी से कोई करता है तो ठीक है। और उसी दौरान क्वीन जो विक्टोरिया थी उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि भी इंडिगो नीडेड नॉट बी सॉन, कि भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको उगाने की। Eden was trying to placate the peasants and control the explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। और उस वक्त जो एडन थे, एशले एडन, उन्होंने काफ़ी कोशिश की पीसेंट्स को कंट्रोल करने की, और उनका जो एक्शन था वो रिबेलियंस की सपोर्ट करता हुआ नजर आया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, द इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द कैलकाटा रश टू द एडिगो डिस्ट्रिक्ट, दे रॉट द माइजरी of the raids, the tyranny of the planters and the horrors of the Indigo system। और जब रेबेलियन को इस तरह फैलते देखा तो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो खास जो लोग थे, सलाहकार कह लीजिए, वो भी कलकत्ता की तरफ गए। वहाँ के लोगों को उन्होंने जाकर लिखा, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की। वरिड बाय द rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of Indigo projection। उस वक्त जब गवर्नमेंट को पता चला भी ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस रेबेलियन से, तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को लगाया प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक कमीशन, इंडिगो कमीशन नाम से कमीशन बिठाया जांच करने के लिए। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी and criticized them for the converse
कोवर्सिव मेथड्स दे यूज टू इंडिगो कल्टीवेटर्स, और जो जांच बैठी उन्होंने भी प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब शेमफुल कह सकते हैं, कहा कि भी आपने इस तरह से कैसे इंडिगो की खेती करवा सकते हो ज़बरदस्ती। इट डिक्लेयर दैट द इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयर्स, और उस वक्त उस जांच के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिगो की खेती है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। द कमीशन आर द रेयर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। और उस वक्त जो उनको कहा गया कि भाई जो आपने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर रखे उसको फुलफिल कीजिए, भी वो तो आपको चलो ठीक है आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, निभाने पड़ेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप मना कर सकते हो इंडिगो बोने से, यानी कि उनको उनका अधिकार दे दिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, और इस रिवोल्ट के बाद बंगाल के अंदर इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो टोटली ख़त्म ही हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस टू बिहार, और अब क्या था कि जो प्लांटर्स थे वो बंगाल से बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए। विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड, बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन। हालांकि जब सिंथेटिक डाइज वगैरह का सिस्टम 19th सेंचुरी में आया तो इंडिगो के जो प्लांटर्स थे उनको काफ़ी धक्का लगा इससे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया, अपने काम को बढ़ाया इंडिगो के काम को। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, peasants from Bihar persuaded him visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो वहाँ के किसान नेता ने महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण एरिया में बुलाया और उनको दिखाया भी, देखिए आप इंडिगो के जो किसान उनकी कितनी बुरी हालत है। महात्मा गांधी विजिट इन 1917 में उन्होंने वहाँ पे विजिट किया था चंपारण में, और फिर वहाँ पर एक मूवमेंट भी हुआ इंडिगो प्लांटर्स के साथ, और एक आंदोलन भी किया था महात्मा गांधी जी ने, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था वो इंडिगो का के लिए जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसके साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो इस लेसन को अच्छे से दोबारा रीड कीजिएगा, समझिएगा, बहुत जल्दी आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।